मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को बड़ा झटका लगा है। हेट स्पीच के मामले में सुनवाई के बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें सुनवाई के बाद दोषी करार दिया है और इसके बाद ही कोर्ट ने उन्हें 2 साल की जेल की सजा सुना दी। इसके चलते उनकी विधायकी भी खतरे में आ गई है, क्योंकि कानून के मुताबिक 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होने की वजह से किसी भी विधानसभा या लोकसभा के सदस्य रद्द किए जाने का प्रावधान है। फिलहाल विधायक अब्बास अंसारी को 20,000 रुपए मुचल के पर जमानत दे दी गई है। अब आप कह रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ, आपके मुंह से सुन रहा हूँ। रिएक्शन मैं तब दूंगा जब मैं मालूम तो कर सकूं क्या मामला था और क्या हुआ। में आया कि गिल्टी होल्ड हुई है, गिल्टी होल्ड हुई है सीजीएम कोर्ट मऊ में। होल्ड मींस मतलब सजा के लिए दोषी करार हो सकता है। मैं इस खबर की पुष्टि करके तभी बताने की। यह जो सजा हुई है हमारे यहाँ, जो इस सिविल कोर्ट की सबसे लोअर कोर्ट होती है, उस न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई है। अभी इसके ऊपर सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट है और विधायकी जाना न जाना यह लीगल मामला है। अगर वह सजा जो है सेशन कोर्ट द्वारा स्थगित कर दी जाती है, नहीं जाएगी। क्या इसकी विधायकी के बचाने के लिए आप ऊपर जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। अलीगढ़ में एक कॉलेज की छात्रा ने प्रोफेसर पर छेड़छाड़ करने और धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। प्रोफेसर पर छात्रा को आपत्तिजनक मैसेज और वीडियो भेजने का आरोप है, जिसके बाद शिकायत दर्ज कर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पूरा मामला वार्ष्णेय महाविद्यालय का बताया जा रहा है, जहां इंग्लिश विभाग का असिस्टेंट प्रोफेसर शजरुद्दीन पर छात्रा ने धर्म परिवर्तन कर शादी के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। इसके अलावा नेट की परीक्षा में पास कराने और पीएचडी में एडमिशन का लालच देने के आरोप के साथ ही आपत्तिजनक मैसेज और वीडियो भेजने का आरोप है। इस मामले पर प्रोफेसर के लैपटॉप और मोबाइल को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेजा गया है और कॉलेज प्रशासन ने जांच कमेटी गठित की है। लैपटॉप और मोबाइल पुलिस ने लिए थे और उसमें जो है, जो भी अगर कोई साक्ष्य उपलब्ध मिलते हैं या साक्ष्य उपलब्ध निकल कर आते हैं, वो उसको कॉलेज प्रशासन को भी उपलब्ध करवाया जाएगा और जो भी साक्ष्य तकनीकी या जो जैसे भी जो बयान में या मैनुअली जो साक्ष्य मिलते हैं, उन्हीं के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट से NH9 तक 400 करोड़ की लागत से एलिवेटेड रोड बनेगी। इसके बनने से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचना आसान हो जाएगा। NHAI एलिवेटेड रोड की DPR डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेगा, जो कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर 4 शाहबेरी से होते हुए NH9 को कनेक्ट करेगी। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 10 सालों में जनसंख्या 15 लाख से ज्यादा हो जाएगी, जिससे भविष्य में लगने वाले जाम से भी निजात मिलेगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अब ग्रेटर नोएडा वेस्ट से शाहबेरी और आगे NH9 तक एक एलिवेटेड रोड का निर्माण करेगी। दरअसल मैं आपको बता दें, लगातार आबादी बढ़ रही है, जिसके मद्देनजर और साथ ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी के लिहाज से इसका निर्माण किया जा रहा है और इसकी DPR यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए NHAI को भेज दिया गया है। करीब 400 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी और 4 किलोमीटर से लंबा ये एलिवेटेड होगा। लिहाजा आपको बता दें, इसमें जो खर्च होगा वो गाजियाबाद प्राधिकरण के साथ साथ नोएडा अथॉरिटी, इसके अलावा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी, चारों अथॉरिटीज इसका वहन करेंगी, जो भी लागत आएगी। दरअसल मैं आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा में खासतौर पे सोसाइटीज़ की संख्या बहुतायत में है। ऐसे एक आंकड़े के मुताबिक करीब 15 से 20 लाख लोग वहां पर आने वाले 10 वर्षों में रहने लगेंगे। लिहाजा इसके मद्देनज़र अब NH9 से एक कनेक्ट किया जाएगा एलिवेटेड को और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बेहतर कनेक्टिविटी हो सके और जिस तरीके से क्रॉसिंग रिपब्लिक जाते हुए, चूँकि शाहबेरी में रोज़ाना जाम की तस्वीरें सामने आती है, ऐसे में एक आम आदमी को सहूलियत मिल सके। आगरा में पिता को न्याय दिलाने के लिए बेटे ने वकील बनकर सालों लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और पिता को इंसाफ दिलाया। 34 साल बाद पनवारी कंडा में कोर्ट ने 35 लोगों को दोषी ठहराते हुए 5-5 साल की सजा सुनाई है। वहीं कई ऐसे निर्दोष लोग भी थे जिनके नाम इस केस में झूठे शामिल किए गए। उन्हीं में से एक थे सेना के सूबेदार पद से रिटायर होकर लौटे द्वारका प्रसाद। वो न केवल निर्दोष थे बल्कि हिंसा में गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। द्वारका प्रसाद के बेटे शमशेर सिंह उस समय महज 12वीं पास थे, लेकिन जब उन्होंने अपने पिता को खून से लथपथ देखा और पुलिस को उन्हें
आरोपी बनाते देखा तो वकील बनकर पिता को न्याय दिलाने की सोच ली और 34 साल की लंबी लड़ाई लड़कर पिता को न्याय दिलाया। मैंने कहा ये कि मेरे को खुद ही मतलब ये कि अपने पिताजी को न्याय दिलाना है और मैं उस लड़ाई को लड़ा। और मैंने जो पीड़ित जो मेरे गांव के जो चुड़ैल थे, मैं सारों को मतलब ये कि अपना मानते हुए कि साहब ये जो लड़ाई के जो मेरे अपने हैं, ये मेरे अपनों को लिए मुझे न्याय दिलाना है, उसके लिए साहब मैंने ये लड़ाई लड़ी। नोएडा में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में कोविड के 14 नए मामले सामने आए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 57 हो गई। पॉजिटिव मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। जो नए मामले आए हैं वो 14 मामले आए। अभी तक मोस्टली सभी जितने भी पेशेंट हैं वो होम आइसोलेशन में है और हमारा रेगुलर उनको मॉनिटरिंग और कॉलिंग कराई जा रही है। और जैसे 2 दिन में दर्जन भर से ज्यादा केस आ रहे हैं तो कुछ गाइडलाइन जारी की जाएंगी। अभी गाइडलाइन जो हमने जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसी के आधार पर हम लोगों को गाइड कर रहे हैं। अभी अलग से जो गाइडलाइन की रिगार्डिंग बात करें तो आज की डेट में पूरे जिले में पीएचसी प्लांट जो है ऑक्सीजन प्लांट है उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। उसी की तैयारी में मैं भी हूं उस समय। गाजियाबाद में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं, जिससे सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। ज्यादातर लोग होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। गाजियाबाद में कोरोना के मामले लगातार बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे में गाजियाबाद में कोरोना के 2 पॉजिटिव मामले सामने आए, जिनमें एक महिला और एक पुरुष शामिल है। गाजियाबाद में कोरोना के अब 15 मरीज सक्रिय हैं, जिनमें से 14 मरीज होम आइसोलेशन में हैं, जबकि एक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। जिस तेजी के साथ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इस बाबत जब न्यूज़ 18 की टीम गाजियाबाद के एमएमजी अस्पताल पहुंची तो हमने देखा अधिकांश लोग इलाज कराए आए लोग बिना मास्क के ही लाइन में लगे हुए दिखाई दिए। वहीं अस्पताल में हमने देखा कि कहीं भी कोरोना की गाइडलाइन का जिक्र भी नहीं किया गया था। कहीं ना कहीं लोगों में अवेयरनेस की कमी दिखाई दी। जिस तरीके से जिला अस्पताल में हज़ारों की संख्या में दिन प्रतिदिन मरीज पहुंचते हैं, यदि इन मरीजों में एक भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हुआ तो आप समझ सकते हैं कि किस कदर कोरोना विस्फोट हो सकता है। एक छोटी सी लापरवाही किस कदर लोगों पर भारी पड़ सकती है। बार फिर अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में अब तक तकरीबन 15 एक्टिव केस कोरोना के आ चुके हैं। लेकिन आम जनता को इस बात को लेकर कितने सचेत है कितनी नहीं, इसी का रियलिटी चेक करने के लिए फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के जिला एमजी अस्पताल में। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर जो वार्ड बना हुआ है, यहाँ पर जो डिस्पेंसरी बनी हुई है, जहाँ से दवा वितरण कक्ष बनाया गया है, वहाँ यहाँ पर लाइन लगी हुई है। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पालन किया जा रहा है, ना ही अमूमन किसी ने यहाँ पर मास्क लगाया हुआ है। वजह क्या है उनसे ही जानते हैं और बात करते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी कहा जा रहा है और गाजियाबाद सीएमओ भी एक गाइडलाइन जारी करी है, बावजूद उसके अभी तक लोग इतने सचेत नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकीलों के लिए चैम्बर और मल्टी लेवल पार्किंग का सीजीआई बीआर गवई ने उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम योगी मौजूद रहे। इसके अलावा केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी शिरकत की। समारोह में सुप्रीम कोर्ट के तमाम सीनियर जज शामिल हुए। 14 मंजिला नई इमारत 640 करोड़ की लागत से तैयार की गई है, जिसमें वकीलों के लिए करीब 2500 चैम्बर बनाए गए हैं। इसके साथ ही करीब 4000 गाड़ियों के खड़ी करने के लिए मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है। की पहली शर्त है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। तो कानून का शासन, इसमें बार और बेंच के साथ साथ वादकारी का महत्व भी उतना ही है, और उतना ही महत्व होने के नाते हम लोग अक्सर देखते थे, लोग बोलते थे इस बारे में कि अधिवक्ता बड़ा गुस्सेल होता है, तो हम बोलते थे भाई देखो किन परिस्थितियों में कार्य कर रहा है। घर की परिस्थिति अलग, न्यायालय की अलग, और जब उसके चैम्बर में कोई वादकारी जाता है तो दिन में ही उसको सूरज दिखाई देता था, तारे दिखाई देते थे। टूटा हुआ चैम्बर, पेड़ के नीचे बैठकर और न्याय की जद्दोजहद करता हुआ दिखाई देता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद बीआर गवई पहली बार प्रयागराज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मंत्री मेघवाल ने
बताया कि योगी जी इस देश के सबसे पावरफुल और कर्मठ मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि इलाहाबाद की भूमि ही पावरफुल लोगों की है। मेघवाल जी ने कहा कि योगी जी इस देश के सबसे पावरफुल और कर्मठ मुख्यमंत्री है। मैं कहना चाहूंगा कि इलाहाबाद की भूमि पावरफुल लोगों की है। योगी जी तो पावरफुल है ही, मगर हमारे मित्र जो विक्रमनाथ जी है वो आज के भारत के जो सबसे मजबूत और पावरफुल जज है। वो ऐसा संविधान है कि जिस संविधान ने हमारे देश को 75 वर्ष की कालखंड में एक प्रगति की ओर, एक मजबूती की ओर जर्नी किया हुआ है। जब संविधान बन रहा था और उसका फाइनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने रखा गया था, तब बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ। कुछ लोग बोलते थे कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू मच फेडरल, कुछ लोग बोलते थे द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू मच यूनिटरी। तो बाबा साहब ने जवाब दिया था कि द कॉन्स्टिट्यूशन is neither wholly federal, neither wholly unitary. But one thing I can tell you that we are given a constitution which will keep India united and strong both in times of peace and war. वहीं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रयागराज महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए सीएम योगी की तारीफ की। उन्होंने सीएम योगी को सबसे कर्मठ बताते हुए कहा कि किसी को समयबद्ध तरीके से काम करना सीखना हो तो योगी आदित्यनाथ से सीखें। हमारे यहाँ इस जो कार्यक्रम है उसमें उपस्थित हैं जिनको हम जो चीफ मिनिस्टर हैं हमारे देश में, उसमें हम ऐसा मानते हैं कि सबसे जल्दी काम करना सीखना है कहीं से, तो आप योगी जी से सीख सकते हैं। ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, जिन्होंने अभी महाकुंभ में शानदार अपना कोऑर्डिनेशन एफर्ट से प्रयास करके प्रयागराज की भूरी प्रशंसा पूरे देश और दुनिया में हुई है, ऐसे योगी जी का मैं यहाँ अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं।